देखिए दोस्तों, आप आंसर क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि आपको कोई समझाने वाला और मेरे जैसा मोटिवेट करने वाला नहीं है। अभी 2 दिन पहले तक जो लोग कह रहे थे कि सर हम आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, पहले ही दिन उनको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया गया, ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ाया गया, लेटर वैदिक उत्तर वैदिक पीरियड पढ़ाया गया, 90 मिनट का क्लास चला और उसके बाद उन्होंने आंसर लिख दिया। तो कहते नहीं हैं कि इफ़ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। अगर आप सोच सकते हैं कि हम कर सकते हैं इसको तो भी आप सही हैं, और अगर आप सोचते हैं हमसे नहीं होगा तो भी आप सही हैं। ठीक है, तो पहले सोचना होगा कि नहीं यार, बिना पीटी के हमको मेल्स का लिखने का मौका मिल रहा है, बहुत ही सुनहरा अवसर है और अभी टाइम है, अभी टाइम है। तो अभी से लगड़ के हम 5-6 घंटा कम से कम मेहनत करेंगे और लिखेंगे, जो टारगेट दिया जाए उसको पूरा करेंगे तो बात बन जाएगा। तो कल हम लोग का प्रोजेक्ट मैनेजर का जो क्लास स्टार्ट हुआ डे 1 को, उसमें हमने प्राचीन भारत से जो है क्लास को स्टार्ट किया और 3 क्वेश्चन जो है वो करवाया गया। हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक काल में अंतर क्या है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है, हड़प्पा सभ्यता और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है। तो देखिए, अंतर पूछा है ना, तो पहले आपको जानना तो पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो है वो सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, वैसे ही आपको ये समझना पड़ेगा कि ऋग्वैदिक काल में आर्थिक कैसा था, सामाजिक कैसा था, धार्मिक कैसा था, राजनीतिक कैसा था। ठीक है, मतलब पिक्चर एकदम क्लियर रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हमको पता है हड़प्पा सभ्यता का फीचर क्या है, हमको पता है कि ऋग्वैदिक का फीचर क्या है, तो हम इकोनॉमिक बेसिस पे, सामाजिक बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे, धार्मिक बेसिस पे अंतर कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि देखिए, जैसे मानिए ना कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जहाँ पे अनाज बहुत ज़्यादा हो रहा है, कपास बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे सरप्लस है, अधिशेष है, तो यहाँ से फिर व्यापार होना स्टार्ट होगा और ये जो गांव है वो शहर में तब्दील होगा और फिर यहाँ से चूँकि अधिशेष है, ज़्यादा है, तो विदेशी व्यापार होगा। ठीक है, यही चीज़ आपको हड़प्पा सभ्यता में मगध के टाइम पे आपको देखने को मिलता है। मतलब जहाँ शहरीकरण है उसका कहीं ना कहीं संबंध जो है विदेशी व्यापार से भी है, फॉरेन ट्रेड भी वहाँ मतलब रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के समय भी हम देखते हैं कि आपका मिस्र में, मेसोपोटामिया में जो है सील मिलता है ना। और उसी तरह मगध का अगर हम बात करें तो आपका मतलब रोम के साथ और बाकी देशों के साथ व्यापार का साक्ष्य मिलता है, लेकिन वो आपको वैदिक सभ्यता में नहीं मिलेगा। ये ग्राफ देखिए, जहाँ भी शहरीकरण होगा, ठीक है, इसको फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बोलते हैं, शहरीकरण का पहला दौर, तो वहाँ विदेशी व्यापार होगा। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता है ये तो ग्रामीण है, तो यहाँ पे विदेशी व्यापार नहीं होगा। फिर जो सेकेंड फेज है, ये जब महाजनपद 16 महाजनपद का राइज होता है, उस समय बोलते हैं आपका सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, जिसमें सबसे स्ट्रांग 16 महाजनपद में कौन सा रहता है, मगध का एरिया। क्यों रहता है? क्योंकि उसके जो लीडर्स रहते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, नंदा डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जो है बहुत ज़बरदस्त रूलर रहते हैं। साथ ही साथ इनका जो जोग्राफिकल लोकेशन है, कि इनका जो किला है कहीं पहाड़ से घिरा हुआ है, कहीं नदियों से घिरा हुआ है। फिर यहाँ पे आयरन लॉ बहुत ज़्यादा मिलता था, जो हथियार बनाने में, खेती करने में काफ़ी इस्तेमाल होता था। फिर हाथी वाला चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको जो है समझना होगा यार। और बोले ना कि इकोनॉमी, मतलब अगर आप हिस्ट्री समझ रहे हैं तो आपको ये 4 डायमेंशन समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे आर्थिक क्या रहा, सामाजिक क्या रहा, मतलब वो पितृसत्तात्मक था कि मातृसत्तात्मक था, पैट्रियार्कल था कि मैट्रियार्कल था। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल में कैसा था, रिलीजियस में कैसा था, ये आपको जानना ज़रूरी है, तब तो आप कंपेयर कर पाइएगा। यहाँ डायग्राम देख लीजिए, जो हड़प्पा सभ्यता है पहले दिया था 2600 से 1900 BC तक। ठीक है, और अभी जो है उसको 3300 BC कर दिया गया है, 3300 BC से 1900 BC तक। इसमें जो है अलग अलग फेज जो है, ठीक है, मतलब आपका आया हड़प्पा सभ्यता का। और 2024 में सिंधु, इस जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नाम चेंज कर दिया गया, NCERT में क्या कर दिया गया है, सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो ये यहाँ पे फैला हुआ था। फिर ये आपका है ऋग्वैदिक, और अभी तक एक डिबेट चल रहा था बहुत टाइम से
कि जो आर्यन आते हैं, ठीक है, जो आर्यन का आगमन होता है वैदिक काल में, तो ये बाहर से आए थे। जैसे आपको बोले ना कि ब्रिटिश का क्या था कि उनका ये मानना था, ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि हम लोग इसलिए कॉलोनीज बना रहे हैं, इसलिए हम लोग औपनिवेशिकवाद कर रहे हैं क्योंकि लोगों को मतलब जीने का तरीका हम सिखा रहे हैं, सिविलाइज होने का तरीका सिखा रहे हैं। लेकिन जब 1921 में खुदाई हुई हड़प्पा की, फिर बाद में मोहनजोदड़ो, ये सब चीज़ सामने में आया, तो ब्रिटिशर्स हक्का बक्का रह गए। ठीक है, जो रोड है वो 90 डिग्री पे है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, हर घर में जो है टॉयलेट का फैसिलिटी है, ग्रेनरी है, और मतलब उस समय के जो मेसोपोटामिया, इजिप्ट है, वो उतने अर्बनाइज नहीं थे जितना हम लोग का शहरीकरण था, विदेशी व्यापार बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो अंग्रेज मतलब होता है ना हक्का बक्का रह गया। तो होता है ना काउंटर करने के लिए कि जब आप मान लीजिए ए और बी दोनों में बहसा बहसी हो रहा है, ठीक है, और ए मान लीजिए कुछ कहानी सुना रहा है कि जानता है मेरा ये रिश्तेदार जो है ना वो पायलट है, ठीक है, तो बी जो है अरे जानता है मेरा ये रिश्तेदार जो है ना वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन है। तो वही वाला कि जब ये चीज़ हो गया कि भाई हड़प्पा सभ्यता मतलब दिखा दिया कि हम लोग आपसे इतने एडवांस रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो ब्रिटिश स्कॉलर्स है वो क्या कहने लगे कि जो आर्यन है ना ये बाहर से आए हैं, कोई सेंट्रल एशिया से बोला, कोई यूरेशिया से बोला, और उस समय इंडियंस के बीच में उतना अवेयरनेस नहीं था। और इसके वजह से बहुत से जो इंडियन स्कॉलर हैं, दादा भाई नेहरू जी, उसके बाद आपका जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो लोग हैं, ये लोग भी जो है क्या कहने लगे, लाला लाजपत राय तो नहीं होगा इसमें, कि आपका जो आर्यंस है ये बाहर से ही आए हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर 2024 में एनसीईआरटी ने ये भी डिबेट ख़त्म कर दिया, क्योंकि देखिए कुछ कुछ समानता है। यहाँ पे यज्ञ कुंड मिलता है, यहाँ भी यज्ञ कुंड मिलता है, एरिया भी देखिए भले कम हो गया है लेकिन एरिया भी मोटा मोटी सेम है। यहाँ भी जो है नेचर का पूजा होता है, ठीक है, यहाँ भी जो है वो नेचर का पूजा होता है, और यहाँ भी जो है नेचर का पूजा होता है। बस यहाँ पे नाम नहीं दिया गया था। यहाँ पे जो है ऋग्वेद में इंद्र भगवान सबसे प्रमुख, उसके बाद वरुण देवता, अग्नि, मारुत, यहाँ पे नाम दिया गया। तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलता है, इस वजह से कुछ मतलब ये चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका बाद में जो लेटर वैदिक है वो बहुत दूर तक मतलब जो है वो फैल जाता है। अब देखिए सबका पहले वन बाय वन समझते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, तो अगर आर्थिक की बात करें तो कृषि भी होता था, एग्रीकल्चर भी होता था, पशुपालन भी, एनिमल हस्बेंड्री, साथ ही साथ आर्ट एंड क्राफ्ट भी, ठीक है, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करके चीज़ें बनती थी, ठीक है, और कॉपर जिंक इसका इस्तेमाल होता था, कॉपर एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता था, आर्ट एंड क्राफ्ट भी होता था, ये आपका एनिमल हस्बेंड्री भी हो गया, एग्रीकल्चर भी हो गया, कपास की खेती उस समय पुराना आपको बता ही दिए। और इसी वजह से मिस्र के साथ, इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ विदेशी व्यापार भी होता था, ठीक है, जो सील प्राप्त हुए हैं उससे ये चीज़ हुआ। अगर सामाजिक बात करें, ठीक है, सोशल की, तो फीमेल मतलब ये जो सोसाइटी है वो मैट्रियार्कल रही। कैसे हम कह सकते हैं, जो कुछ कुछ वहाँ पे साक्ष्य मिले कि जैसे एक महिला है, उसके पेट से जो है वो पौधा निकल रहा है, तो मतलब कहीं वैसा पैट्रियार्कल डोमिनेशन नहीं दिख रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि मातृसत्तात्मक जो है सोसाइटी रहा है। बाल विवाह का कुछ वैसा सिस्टम नहीं था, जलाने दफनाने दोनों का विधि था। पॉलिटिकल में क्या था कि कुछ लोग दबदबा वाले थे तो वो अपर पार्ट ऑफ सिटी में रहते थे मतलब, और बाकी जो कॉमन लोग हैं वो लोग नीचे रहते थे, ठीक है। धर्म की बात करें तो वही दोनों में समानता है कि यहाँ भी फोर्सेस ऑफ नेचर की पूजा होती थी, जो पशुपतिनाथ का एक मिला है, लिंग की पूजा होती थी, है ना, धरती माता, ये सब की पूजा होती थी। तो ये आपका है, ये हड़प्पा सभ्यता का हुआ ना कि जब आपको फीचर पता होगा तो आप कंपेयर कर पाएंगे। और एक चीज़ आपको जानना है, क्या होता है ना कि स्कूल में मेरा हिस्ट्री कमज़ोर था, स्कूल में मेरा ज्योग्राफी कमज़ोर था, तो भाई वो स्कूल का बात था, कोई दिक्कत का बात नहीं। जो डार्विन साहब ने कहा है ना,
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेस्ट है वही सर्वाइव करेगा। तो आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, समझना है, आंसर राइटिंग करना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, समझना है, आंसर राइटिंग करना है, इकोनॉमिक्स भी, पॉलिटी भी, झारखंड स्पेशल भी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी। मतलब आपको पानी की तरह फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं हमको एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, नहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरा इतने सालों का अनुभव है। अगर आप कोई सब्जेक्ट को जाने देते हैं, बहुत जो इंजीनियर्स हैं उनको हिस्ट्री पसंद नहीं आती है, या कुछ लोग को जो है वो इकोनॉमी पसंद नहीं आती है, तो वो स्कूल का बात अलग था, लेकिन अभी जो है वो बात अलग है। ठीक है, अब आते हैं। तो एक तरफ जहाँ हड़प्पा सभ्यता अर्बनाइज थी, शहरीकरण हुआ था, विदेशी व्यापार हुआ था, वहीं दूसरी तरफ जो ऋग्वैदिक काल है, ठीक है, और ये आईआईटीज़ के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। अलग अलग फैक्ट था कि आर्यन इन्वेजन हो गया तो कुछ हो गया तो कुछ हो गया, लेकिन आईआईटीज़ के द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया है कि बहुत लंबे समय तक बारिश होते रह गई। ठीक है, और उसके वजह से जो है जो हड़प्पा सभ्यता है वो ख़त्म हुई, और उसमें कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन है उसका भी इम्पैक्ट रहा। अब ऋग्वैदिक क्या है कि जहाँ एक तरफ ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो अर्बनाइज्ड और फॉरेन ट्रेड होता था, वहीं ऋग्वैदिक आ से ऋग्वेद और आ से रूरल ग्रामीण अर्थव्यवस्था रही। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कृषि का मिलता है, बाकी जो है पशुपालन मेन था, जानवरों के लिए लड़ाई होती थी, घुमंतू जिंदगी जीते थे। क्योंकि होता है ना कि एक जगह कब रहेंगे, जब प्रॉपर तरीके से खेती होगा। जैसे हम लोग उत्तर वैदिक में देखते हैं कि खेती बढ़ने लगता है, तो सेटल्ड लाइफ वहाँ पे जो होता है ना, जैसे हम ऋग्वेद का बात करें और उत्तर वैदिक का बात करें, तो यहाँ पे पेस्टोरल लाइफ है, घुमंतू जिंदगी, और यहाँ पे एग्रीकल्चर कृषि कुछ ज़्यादा हो रहा है तो सेटल्ड लाइफ है। ये अंतर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, घबराना नहीं है यार, घबराना नहीं है। उसके बाद बात बन जाएगा, बात बन जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी में मैंने आपको बता ही दिया कि पशुपालन मेन था। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट, फॉरेन ट्रेड ये सब नहीं होगा, घुमंतू जिंदगी जीते थे, गाय के लिए लड़ाई होती थी। और उसके बाद जो है अगर हम सामाजिक बात करें तो महिलाओं को जो होता है ना, हड़प्पा सभ्यता में भी यहाँ भी समानता था। बस यहाँ क्या है कि वो मैट्रियार्कल था, मातृसत्तात्मक। यहाँ महिलाओं को रिस्पेक्ट तो था, लेकिन ये सोसाइटी जो है वो कैसी होगी, पैट्रियार्कल। ठीक है, बाकी महिलाओं को सभा समिति ये सब में पार्टिसिपेट करने का मौका था। पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो एक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के में कोई एक हेड होता था, गृहपति बोलते थे फैमिली के हेड को, हर फैमिली के हेड को गृहपति बोलते थे। वैसा सिस्टम करके कुछ था, लेकिन राजन वाला कंसेप्ट अभी नहीं आया था। राजन वाला कंसेप्ट लेटर वैदिक में आएगा। और धार्मिक का बोले तो हम बोले ना कि दोनों में समानता है, हड़प्पा में भी और जो है आपका ऋग्वैदिक में भी, दोनों में नेचर का पूजा होता ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम दिया गया इंद्र भगवान, उसके बाद जो है वरुण, अग्नि, ये सब। और यहाँ पे शिव लिंग की भी पूजा होती थी। यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब नहीं मिला है, ये धार्मिक है। उसके बाद यहाँ ब्रॉन्ज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, यहाँ कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, और बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा इस पे होता था। अब देखिए, अब जब आप समझ चुके हैं तो अब आप आराम से जो है आंसर का जवाब दे सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक में क्या अंतर है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ शहरीकरण है, टाउन प्लानिंग है, जबकि यहाँ ये ग्रामीण क्षेत्र है। अब यहाँ शहरीकरण है तो यहाँ विदेशी व्यापार भी है, लेकिन ये घुमंतू जिंदगी जीते हैं, कहाँ से होगा। कपास की खेती, कृषि, पशुपालन, आर्ट एंड क्राफ्ट, लेकिन यहाँ पे पशुपालन मतलब मेनली था, घुमंतू जिंदगी जीते थे। समाज यहाँ मैट्रियार्कल, मातृसत्तात्मक, यहाँ पे जो है पैट्रियार्कल। जातिवाद यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। जातिवाद मतलब काम के बेसिस पे लेटर वैदिक में आएगा, जो कि आपका मौर्य के समय आते आते पूरा रिजिड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक ऋषि लिखते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, मेरे फादर ये काम करते हैं, तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो जातिवाद है उतना रिजिड नहीं था। ठीक है,
उसके बाद धार्मिक में बोले कि समानता है, फोर्सेज ऑफ नेचर प्लस शिव पशुपतिनाथ लिंग की पूजा होती थी, यहाँ पे इंद्र अग्नि वरुण। और पॉलिटिकल यहाँ पे वही सेंट्रलाइज था, और यहाँ पे आपको बताया गृहपति वाला कंसेप्ट ये चीज़ था। अगर हम उत्तर वैदिक की बात करें, ठीक है, उत्तर वैदिक की, तो देखिए पहला क्वेश्चन का हम लोग जवाब दे दिए, हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक में क्या अंतर है। आपको बस फ्लेक्सिबल रहना है कि सीट बहुत कम है, लोग सारा सब्जेक्ट पे कमांड कर रहे हैं, हमको भी मतलब कमांड करना ही करना है, ठीक है। अब ऋग्वैदिक में क्या हो गया, अब यहाँ पे जो है कृषि बड़े पैमाने पे होने लगा, और सेटल्ड लाइफ, लोग जो है जो वहाँ घुमंतु जिंदगी था, ऋग्वैदिक में जो घुमंतु जिंदगी था, लेटर वैदिक में ही जो है आपका ऋग्वैदिक का जो 10वां मंडल है उसको लिखा गया, और साथ ही साथ जो आपका श्याम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है ना, 1000 BC से लेके 600 BC वाला टर्म में ये मतलब रहा, ठीक है। तो कृषि सेटल लाइफ, हालांकि वही ग्रामीण ही है, ऐसा मत समझिएगा कि जो है शहरीकरण हो गया, ठीक है, उतने बड़े पैमाने पे भी जो है कृषि नहीं हो रहा है। अब समाज में यहाँ क्या होगा ना कि जाति प्रथा भी आएगी, भले फ्लेक्सिबल रहेगी और काम के बेसिस पे होगी, काम के आधार पे, ठीक है, काम के बेसिस पे होगी। और आपका जो है जो फीमेल्स हैं उनका कंडीशन जो है डाउनग्रेड होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा पैट्रियार्की जो है वो सेटअप होगी, सभा समिति का जो है इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे ट्राइब, अब यहाँ पे एक मतलब ट्राइब बनेगा, 100 लोग का मान के चलिए, 100-200 का, और एक उसका हेड होगा जो राजन होगा, ठीक है। तो आपका इकोनॉमी हो गया, सोशल हो गया, और धर्म। अब धर्म में क्या होगा कि जैसे ऋग्वैदिक में क्या था आपका, इंद्र वरुण, ठीक है, ये सब था ना, तो इनके जगह पे क्या आ जाएगा, प्रजापति, विष्णु, ठीक है, ये सब का जो है नाम अब यहाँ पे ये जो इंद्र अग्नि वरुण था उनके जगह पे प्रजापति जो जानवरों के हैं, विष्णु जो क्रिएटर हैं, ये सब का जो है नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप कर सकते हैं कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में क्या अंतर है, वही आर्थिक बेसिस पे क्या डिफ्रेंसिएशन है। यहाँ घुमंतु ज़िंदगी जी रहे हैं, पेस्टोरल है, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चरल मतलब पूरा जो होता है ना कृषि आधारित सेटल्ड लाइफ है, ठीक है ना। सोसाइटी की बात करें तो जो है बाल विवाह ये सब का जिक्र नहीं मिलता, सभा समिति में महिलाओं का जो होता है ना पार्टिसिपेशन रहता है, कास्ट सिस्टम का कुछ वैसा नहीं रहता है, लेकिन यहाँ समाज में कास्ट सिस्टम भी आ जाता है, सभा समिति ख़त्म हो जाता है, ठीक है, पैट्रियार्की और ज़्यादा हो जाती है। तो आपका इकोनॉमी हो गया, सोशल हो गया, रिलीजियस आपको बता ही दिए कि जहाँ पे फोर्सेज ऑफ नेचर का होता था पूजा, इंद्र वरुण अग्नि मारुत, यहाँ पे जो है आपका प्रजापति विष्णु, ये लोग मतलब रिप्लेस कर दिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बेहतरीन क्लास समझ में आया होगा, और आज 9 PM पे दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग मगध, मौर्य और गुप्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर मेरा क्या मकसद है कि आपको जो है 80 से 90 मिनट लेक्चर करवाएं, और उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन लिखवाएं, किसी दिन 3 क्वेश्चन, किसी दिन 2 क्वेश्चन, है ना। तो ऐसा टारगेट है। तो जो लोग देखना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 6299319155 पे।